एक बात मैंने एज अ मारवाड़ी अंडरस्टूड, डोंट डिपेंड ऑन पीपल हु विल अर्न फॉर यू एंड गिव यू मनी. यू हैव टू डू योर एफर्ट योरसेल्फ. आपको अंग्रेजी में कोई चीज़ बोलना है तो मुंह में दो पत्थर रखिए और आप उसको वही स्टाइल से, अंग्रेज के स्टाइल से बात करिए. इट इज विथ होल्डिंग, तो बराबर है, विथ होल्डिंग है ये. हम तो 47 में विकसित भारत होने वाला है. अभी हम भी डेवलपिंग है. तो डेवलपिंग रहने के कई फायदे हैं. 180 दिन से ज्यादा है एक ही कंट्री में. ओके. तो आप वहाँ के रेसिडेंट बन जाते हो. टैक्स में रेसिडेंट बन जाते हो. अच्छा. तो टैक्स एक्सपर्ट 3 प्रकार के होते हैं. ओके. एक तो डोमेस्टिक टैक्स एक्सपर्ट, करेक्ट. एक है डोमेस्टिक इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट. तो वो जब सेम इनकम पे डबल टैक्सेशन हो जाता है तो बिजनेसमैन त्रस्त हो जाता है. माइनॉरिटी पार्टनर में मेजॉरिटी पार्टनर दो गवर्नमेंट. बेवकूफ़ी का धंधा कोई नहीं करेगा. 30% टैक्स, 90% पेनल्टी, 120% टैक्स. और ये अकाउंट आपने डिस्क्लोज नहीं किए अपने रिटर्न में, शेड्यूल एफ में डिस्क्लोज करने जरूरी है. तो वो डिस्क्लोज नहीं किए, उसके लिए 5 लाख रुपए पेनल्टी. पहले हमने राइट दे दिया था चाइना को गलती से. हम नहीं दिया. अच्छा. हम बोले इनको बनाइए क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है. Okay. अब वो चाइना ही अपने लिए रोड़ा अटका रहा है. आज हमारे बीच a working professional for over 50 years, a dedicated individual who has been committed towards the growth of businesses, is an advisor, a consultant, and moreover, a international tax expert. तिलोकचंद पूनमचंद जी ओसवाल, जिनको हम प्यार से टीपी ओसवाल कहते हैं. सर, स्वागत है आपका. थैंक यू वेरी मच Arpit for inviting me on your Victory Talk. It is indeed great pleasure for me to speak to you on various topics which you would like to get explanation from me. सर, आपके बारे में कुछ बताइए. सीए कैसे बने आप? राजस्थान के गांव से आप कैसे बॉम्बे आए? थोड़ा आपके लाइफ जर्नी के बारे में बताइए. सोशल सर्कल में लोग मुझे बोलते हैं तिलोकचंद जी ओसवाल. प्रोफेशनल सर्कल में टीपी ओसवाल. करेक्ट. इंटरनेशनल सर्कल में टीपीओ. टीपी ट्रांसफर प्राइसिंग और टीपी, मतलब आपके नाम में ट्रांसफर प्राइसिंग है. तो इस तरह से ये जर्नी चलती है. लेकिन जैसे ग्रेजुएशन किया मैंने शोलापुर से. बर्थ इज फ्रॉम राजस्थान, फलोदी. उसके बाद में हम ग्रेजुएशन शोलापुर से किए. आई मिस माई BCom final rank by 5 marks. Then I came to Bombay and did my CA. I missed my inter CA rank by 3 marks. And I ultimately got in final CA 42nd rank. Wow. So it is hard work thereafter. It is not that simple. I am a first graduate in my family. And I had no connections in Bombay. Okay. I started my career as a junior partner in one of the firm. Okay. Then thereafter I started my own firm. And I have grown my firm today with 9 partners and all this. सर, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, बहुत सारे प्रश्न आए थे, सारे के सारे एक ही चीज़ को लेके कि कैसे एक इंडियन बिजनेसमैन बाहर जा सकता है. तो सबसे पहला सवाल सर, क्या आपको लगता है कि इंडियन बिजनेसेस बाहर जाके उनके लिए वाकई कोई वैल्यू है कि क्या कर सकते हैं, कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं? और इंडिया जो कह रहे हैं कि इतना बड़ा इकोनॉमी बनने वाला है, कहीं इसी में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है कि बाहर भी जाना चाहिए? देखिए, ऐसी बात है कि यदि आपका बिजनेस यहाँ एक्सपांड हो रहा है और अच्छी तरह से एक्सपांड हो रहा है और आपकी इच्छा है ज्योग्राफिकल एडवांटेज भी उठाया जाए. कई बार क्यों विदेश में लोग जाना चाहते हैं. हमारा मार्केट में तेजी चल रही है, बहुत बढ़िया बात है. लेकिन हमारे मार्केट में जरूरी नहीं कि परमानेंटली तेजी चलेगी. कभी यहाँ मंदी आ गई तो उसमें एडवांटेज ले, दूसरे मार्केट में तेजी होगी तो वहाँ जाके हमारी प्रेजेंस है तो हम उसका भी एडवांटेज ले सकते हैं. सो जनरली बिजनेसमैन वुड लाइक टू टेक एडवांटेज ऑफ बीइंग प्रेजेंट इन नंबर ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशंस एंड बिकॉज ऑफ दैट पीपल लाइक टू एक्सपांड एवरीवेयर एज मच एज दे कैन, provided it is their capacity first of all. Okay. And if you have saturated Indian market, then definitely you should explore your possibility going abroad. And to do that, you must have first of all some presence at least to begin with. Okay. And to begin with, what presence is required, we will come to in our talk. ये समझ में आ गया कि हम जोग्राफिकली हमको एक्सपैंड करना है, बाहर जाना है, तो मेरे पास वहाँ पर सेल सपोर्ट हो जाएगा, मार्केटिंग हो जाता है, कहीं ना कहीं मुझे मैन पावर सपोर्ट मिल जाता है, प्रोडक्शन ऑपरेशन हो सकता है वो मैं इंडिया से हूँ या कहीं पर ऐसी जगह पे हूँ जहाँ से मुझे उसका लीवरेज ले सकता हूँ मैं. ये सारी चीज़ें हैं. एक चीज़ है जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, जो समझ नहीं आती है और कहीं ना कहीं बहुत ट्रिकी है, वो है टैक्सेशन, कंप्लायंसेस और टैक्सेशन. क्या लगता है आपको कि पूरे अगर वर्ल्ड इकोनॉमी की मैं बात करूँ, क्यों ये इतना डिफरेंट है और क्या इसके बारे में मतलब समझना चाहिए एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर को जो विदेश जाना चाहता है? देखिए, टैक्सेशन हर कंट्री का खुद का सॉवरेन राइट है और वो कैसे
लगाएगा ये कोई गारंटी नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं 3-4 एग्जांपल देता हूँ आपको। राइट। आप सिंगापुर में रेसिडेंट हो, सिंगापुर में रह रहे हो, और आप विदेशों में कमाई कर रहे हो। ओके। विदेश की कमाई हुई इनकम सिंगापुर में जब तक नहीं लेके जाओगे तो वहाँ टैक्स नहीं लगेगा। ओके। आपने इनकम कमा ली दुबई में या कोई ऐसी कंट्री में जहाँ टैक्स नहीं लगता है, बराबर, और वो वहीं रखी या दूसरे कोई बैंक अकाउंट दूसरे कोई कंट्री में रखी, सिंगापुर लेके नहीं गए, तो वो टैक्स नहीं है। दिस इज नोन एज टेरिटोरियल टैक्सेशन। वेरी नाइस। आप दूसरी बात है, अभी जैसे यूके चेंज कर रहा है, अभी तो नॉन डॉम का कॉन्सेप्ट है उधर। यदि आप नॉन डोमिसिल है वहाँ पे भी, यदि नॉन डोमिसिल होने के बाद विदेशी की इनकम विदेश में रखते हो तो टैक्स नहीं है यूके में। लेकिन कई कंट्रीज, इंडिया, जर्मनी, यूके, यूएसए, ऐसी है, वर्ल्ड वाइड टैक्सेशन है। बोले आपने तिम्बकतू में भी कमाई की है तो इंडिया टैक्स लगाएगा। आप उधर लाओ, इधर लाओ या नहीं लाओ, हमको कोई मतलब नहीं है। आप वहीं रखते हो तो ही कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो टैक्स लगाएंगे आपको। अच्छा। तो कई बार ऐसा होता है कि दो कंट्री अपने अपने टैक्स लगाती है वही इनकम पे, तो वो डबल टैक्स हो जाता है। करेक्ट। तो वो जब इनकम, सेम इनकम पे डबल टैक्सेशन हो जाता है तो बिजनेसमैन त्रस्त हो जाता है। उसको लगता है साला मैं 100 रुपया कमा रहा हूँ तो उसमें तो, और समझो एक मान के चलिए दोनों कंट्री में टैक्स रेट 30% है। ओहो, क्या? हमारा तो 30% है ही, सबको ही मालूम है। सरचार्ज वगैरह मैं गिन नहीं रहा हूँ, सिंप्लीफिकेशन के पर्पज के लिए मैं सिर्फ सिंपल रेट दिखा रहा हूँ। बराबर। तो ये मान के मत चलिए कि 30% हमारा रेट है, ज्यादा ही है वो तो, बहुत ज्यादा है। अभी बजट में अनलेस गवर्नमेंट चेंज कर रहे हैं तो बात अलग है। 30% टैक्स रेट हमारे इंडिया में लगता है। करेक्ट। और समझो वही इनकम हमने यूएस में कमाई, वहां पे भी समझ के चलो मैं 30% के ब्रैकेट में हूँ। क्यों मैंने ब्रैकेट में हूँ इसलिए किया क्योंकि यूएस में ज्यादा 45% टैक्स जा सकता है। ओके। तो यदि मैंने यूएस में इनकम कमाई और वहां मैं 30% भर रहा हूँ और यहाँ पे भी वो इनकम पे 30% भरूंगा, तो मेरा 60% तो दो गवर्नमेंट के बीच में चला जाता है। क्या इंसेंटिव है मुझे? माइनॉरिटी पार्टनर में, मेजॉरिटी पार्टनर दो गवर्नमेंट। इससे बड़ा बेवकूफ़ी का धंधा कोई नहीं करेगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमको कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए, सोचना चाहिए इसको कैसे कम किया जाए, और उसके तरीके हैं वो मैं बताता हूँ। बहुत बढ़िया। यहाँ से जब मैं विदेश जा रहा हूँ और मैं बिजनेस एक्सपांड करना चाह रहा हूँ, चाहे वो ब्राज़ील हो, चाहे साउथ अफ्रीका हो, चाहे वो ग्रीस हो, चाहे स्पेन हो, यूरोप, कोई भी कंट्री, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, मुझे ऐसी कौन सी 5 चीज़ों को जिसका मुझे ख्याल रखना चाहिए? बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल। सिंपल है। सपोज आप इंडिविजुअल है, बराबर, और आप अपना बिजनेस एक्सपांड कर रहे हो, कंसल्टेंसी है, ये है, या आपके पास एम्प्लॉयज भी है लेकिन आप प्रोप्राइटर हो, ओके, और आपका बिजनेस आप विदेशों में आदमियों को भेज के कर रहे हो। अच्छा। या तो आप खुद कर रहे हो, करेक्ट, जा रहे हो बार बार, लेकिन कई बार एक आदमी सिंगुलर होता है तो हर जगह थोड़ी पहुंच सकता है, तो मैं आदमियों को भेज रहा हूँ, और मेरे आदमी वहाँ जाके माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, या माल प्रोक्योर करते हैं, चाइना से मंगवाया और अफ्रीका में बेचा, वहीं जाके, और थोड़े दिन वहाँ रह के आ जाते वापस इंडिया में, क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई इतना ज़्यादा खर्चा मैं उधर क्यों करूँ, मैं वापस इंडिया आ जाऊँ। बराबर है, हाँ, वहाँ रहो, हाँ, ये सब। लेकिन मेरा प्रेजेंस उस कंट्री में काम धंधा करने के लिए, बिजनेस करने के लिए 180 दिन से ज़्यादा है। 180 दिन से ज़्यादा है एक ही कंट्री में, एक ही कंट्री में। ओके। तो आप वहाँ के रेसिडेंट बन जाते हो, टैक्स रेसिडेंट, टैक्स में रेसिडेंट बन जाते हो। अच्छा। ये 182 दिन से ज़्यादा है। और आप यहाँ के भी टैक्स रेसिडेंट हो सकते हो 180 दिन के ऊपर हो तो। ओके। 180 दिन दो जगह है, और कई बार ये प्रॉब्लम आता है कि आप दो कंट्री में रेसिडेंट हो जाते हो। ओके। तो ये एक प्रॉब्लम, सबसे बड़ा मुद्दा है इंडिविजुअल के लिए ध्यान रखने का। दूसरा है, समझो हमें इंडिविजुअल, आप बोल रहे हो हेडेक है इंडिविजुअल का, तो मैं कंपनी बनाता हूँ, राइट, और कंपनी बना के मैं मेरा धंधा करता हूँ। यदि मैं कंपनी बना के मेरा बिजनेस करता हूँ और मेरा बिजनेस का एक्सपेंशन करना है मुझे, तो ये प्रिंसिपल कंपनी के एम्प्लॉयज बाहर जाके काम कर रहे हैं। ओके। 180 दिन से ज्यादा एक ही देश में। ओके। क्योंकि एक मार्केट है, आज जो दुबई मार्केट बहुत बढ़िया है, दुबई, और मैं यहाँ से माल खरीदता हूँ, दुबई में बैठे बैठे पूरे दुनिया में माल बेच रहा हूँ, बहुत बढ़िया है, गुड अपॉर्चुनिटी। लेकिन मुझे मेरा प्रेजेंस उधर 180 दिन चाहिए। ओके। कंपनी का नहीं, उसके एम्प्लॉयज का। वो डायरेक्टर भी जाएगा, वो बात अलग है। डायरेक्टर नहीं भी जाना तो जाके रहेगा तो सही। करेक्ट। तो 180 दिन से ज्यादा यदि रह गया तो कंपनी की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो जाती है। ओहो। और परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट होने से वो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज अकिन टू वर्चुअल प्रेजेंस। सो वर्चुअल प्रेजेंस पे वो कंट्री टैक्स लगाने का अधिकार रखती है। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया रेजिडेंसी,
जो आपने अभी समझाया है कि रेजिडेंसी आपको मैनेज करना चाहिए कि आप बाहर जा रहे हो, यहाँ जा रहे हो, किस कंट्री में रेजिडेंस हो, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा आपकी रेजिडेंसी का। नहीं तो आप तीसरा और सवाल पूछोगे, हाँ सर मैं उधर फिजिकल प्रेजेंस नहीं करना चाहता हूँ, करेक्ट, मैं एम्प्लॉय को भी नहीं भेजना चाहता हूँ, मैं एक सब्सिडरी खोल देता हूँ ओके, और मैं वहाँ एम्प्लॉय रख देता हूँ सब्सिडरी में, वहीं पर ही हायर करेंगे, लोकल, वर्चुअली वहीं रहेंगे, करेक्ट, लेकिन सब्सिडी के सब हिसाब किताब मैं यहीं करूँगा, राइट, बैंक अकाउंट में ही वापरूंगा, क्योंकि अल्टीमेटली बिजनेसमैन होता है, सबसे उसको प्यारा चीज़ है कंट्रोल, और पैसे पे कंट्रोल। पैसा कोई भी कमाए लेकिन कंट्रोल तो मेरा कंट्रोल तो रहना चाहिए इधर। तो कंट्रोल मीन्स बैंक अकाउंट, पेमेंट डिसबर्समेंट मैं सब सिग्नेचर में ही करूंगा, मैं किसी को अथॉरिटी नहीं दे रहा हूँ। ओके, कई बार और दूसरे भी ऐसे डिसीजन है वो मैं लेता हूँ यहाँ बैठे बैठे। परचेस क्या करना है, मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ चाइना को, ये माल इसको सप्लाई करे, मेरे दुबई के सब्सिडियरी को, ओके, और दुबई की सब्सिडी में आदमी है उनको बोलता हूँ इधर बेचे, ओके, या उनको भी मैं इंस्ट्रक्शन देता हूँ, देख भैया मार्केट अभी उसका सिंगापुर में अच्छा है तो सिंगापुर के इस कस्टमर को कांटेक्ट कर और उसको बेच। तो आप सोचिए, मैंने दो चीजें बताई आपको, एक तो मैं यहाँ बैठे बैठे बिजनेस के बैंक अकाउंट को कंट्रोल कर रहा हूँ, ओके, बैंकिंग ऑपरेशन को पूरा, दूसरा उसकी कमर्शियल एक्टिविटी पे कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर भी यहीं से दे रहा हूँ, मैं डायरेक्शन भी यहीं से दे रहा हूँ, तो इसको माल बेच। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पूरा धंधा इंडिया में बैठे बैठे ही कर रहा हूँ। एक मैं सिंपल एग्जांपल, इससे कई गुना कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल हम दे सकते हैं, लेकिन एक आम आदमियों के लिए कॉम्प्लिकेटेड बनाना बेवकूफ़ी है, तो मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो यदि मैं यहाँ बैठे बैठे पूरे दूसरे मेरे सब्सिडियरी कंपनी का धंधा यहाँ बैठे कर रहा हूँ, तो मेरी सब्सिडियरी को इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी कि आपका पीओईएम इंडिया में, पीओईएम का मतलब पोएम। सर हमने तो पोएम सुनी थी, आप टीपी टीपी वेरी बिग स्टार अप इन द माउंटेन। देखिए सर ये सब हमने पोएम सुनी थी सर, मैंने भी पोएम ऐसे ही सुनी थी, लेकिन अभी ये क्या चीज है सर, ये पोएम गवर्नमेंट ने नई कॉन्सेप्ट लगा दी 2017 में, बोले विदेश की कंपनी यदि इंडियन कंपनी की सब्सिडियरी है या नहीं भी है, लेकिन वो कंट्रोल्ड इंडिया से हो रही है पूरी, उसका मैनेजमेंट एंड कंट्रोल पूरा इंडिया से हो रहा है, तो उस कंपनी को हम पोएम मानेंगे। पोएम का मतलब है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया। ओहो, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, POEM। माय गॉड, पोएम भी अभी यहाँ पर है। तो पोएम होने से क्या होगा, वो रेसिडेंट ऑफ इंडिया बन जाती है। अच्छा, और उस कंट्री की भी रेसिडेंट है, वहाँ पे भी टैक्स लगेगा। इंडिया में भी वो रेसिडेंट बन गई तो यहाँ पे भी टैक्स लगेगा, वर्ल्ड वाइड इनकम पे। अच्छा, जो इंडिया में टैक्सेशन वर्ल्ड वाइड पे है, तो वो सब्सिडी को भी यहीं पर ही माना जाएगा, क्योंकि आप यहाँ से सारा कॉल ले रहे हो। एक ही फायदा होगा कि वो विदेश में जो होस्ट कंट्री में आपने टैक्स भरा है, वो होम कंट्री में यहाँ आपको क्रेडिट मिल जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पर अगर कोई भी सेटअप करते हैं, कोई बड़ा प्लांट लगाते हैं, तो बाहर से अगर मशीन्स लेते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो उसकी हमको एक कंसल्टेंसी फीस देनी पड़ती है। तो समझो वहाँ पर मैंने कंसल्टेंसी फीस दी, तो क्या उस पर भी टीडीएस वीडीएस लगेगा कि वो बाहर का बाहर ही दिखे जाएगा? नहीं, जैसे आपके एक क्वेश्चन के दो पहलू है। ओके, मेरे बिजनेस इंडिया में है, हाँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में है, या मेरी कोई एक्टिविटी इंडिया में है, हाँ, और मुझे कोई ग्लोबल एक्सपर्ट कंसल्टेंट चाहिए उसकी एडवाइस करने के लिए, करेक्ट, और मैं ग्लोबल एक्सपर्ट से कंसल्टेंसी ले रहा हूँ, राइट, और वो कंसल्टेंट अपने कंट्री में बैठ के ही एडवाइस दे रहा है। ओके, फर्स्ट एस्पेक्ट। ओके, सेकंड एस्पेक्ट, वो कंसल्टेंट इंडिया में आता है और वो प्रेजेंस रखता है, क्योंकि आपको फायदा उसका ज़्यादा है, वो अपने को अच्छी तरह से गाइडेंस कर सकता है। आपको जैसे शो करना है तो आप हम दोनों एक जगह मिले तभी शो कर रहे हैं, करेक्ट, तो रिमोटली करना हो तो वो भी बात अलग है। सो जब ये कंसल्टेंसी यहाँ आके करेगा तो उसको भी टैक्स लगेगा। अच्छा, तो यदि वो उसको हम पेमेंट करेंगे यहाँ से, तो उसका टैक्स काटना पड़ेगा। ओके, लेकिन हम यहाँ से कंसल्टेंसी ले रहे हैं विदेश से और वो इंडिया में उसका यूज हो रहा है, तो भी उसके टैक्सेशन की चांसेस है, उस पर टैक्स लगेगा। ओके, तो वो अपना सेक्शन 9 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें तो बोलता है टैक्सेबल है, ये टेक्निकल फीस है, टैक्स काटना चाहिए। ठीक है, तो बोलो, आप पूछोगे फिर टैक्स काटना चाहिए तो कोई रास्ता है क्या? अब जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो आपको सहारा लेना चाहिए डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स का, डबल टैक्सेशन ट्रीटी का। वो ये डबल टैक्सेशन इंडिया ने 97 ट्रीटीज साइन करी हुई है। अच्छा, हर देश के साथ, हर देश के आधे वर्ल्ड के साथ। ओके, 192 कंट्री में से 97 कंट्रीज की। तो जब इनकम टैक्स एक्ट में उसकी कोई अपने को गुंजाइश नहीं लग रही है छूट छाट की, तो हम ट्रीटी देखेंगे, और समझो ट्रीटी देखेंगे और ट्रीटी में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आर्टिकल
कई ट्रीटीज में है, Okay. फीस फॉर बिजनेस इनकम आर्टिकल कई ट्रीटीज में, सब ट्रीटी में है, और कई ट्रीटी में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आर्टिकल नहीं भी है, और कई ट्रीटी में फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज आर्टिकल बड़ा इंटरेस्टिंग ढंग से दिया हुआ है, विच इज टोटली विपरीत फ्रॉम द इंडियन टैक्स अथॉरिटीज थिंकिंग। ओके, सो ऐसे सिचुएशन में हमको वो ट्रीटी का एडवांटेज उठाना चाहिए। अच्छा, और वो ट्रीटी का एडवांटेज उठाने के लिए जिस आदमी को हम पेमेंट कर रहे हैं उसको कहिए दो चीजें हमको दीजिए। हाँ, एक, आप किस कंट्री के रेसिडेंट हो ये सर्टिफिकेट दीजिए आपके गवर्नमेंट से लेके। करेक्ट, आप टैक्स रेसिडेंट ऑफ यूएस हो हाँ, तो लिखा के लाइए गवर्नमेंट से, टैक्स आई एम ए टैक्स रेसिडेंट ऑफ यूएसए, TRC कहते हैं उसको, टैक्स रेजिडेंसी सर्टिफिकेट। और एक, आप हमारे कंट्री में आपका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अच्छा, इसका एक डिक्लेरेशन दे दीजिए। हमारे कंट्री ने उसको फॉर्म डिक्लेयर किया है, फॉर्म 10F, फॉर्म 10F, 10F डिक्लेयर करके उस पर सिग्नेचर करके दे दीजिए, या इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर दीजिए, आजकल नई सिस्टम ये हो गई, ओके, तो फिर मैं आपका टैक्स नहीं काटूंगा। ओके, अगर वो ट्रीटी का एडवांटेज ले सकता हूँ ट्रीटी एडवांटेज लेता है, बराबर है। लेकिन कई ट्रीटीज तो हमारे इनकम टैक्स एक्ट के जैसे ही है। ओके, जर्मन की ट्रीटी इंडिया के साथ, हाँ, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है वो प्रोफेशनल पेमेंट करने अच्छा, वाला, और कई ऐसी ट्रीटीज है। जर्मनी से तो सबसे ज्यादा अपनी मशीनें आती है, सबसे ज्यादा अगर टेक्नोलॉजी आप देखें जर्मनी वाले कंपनी की वर्ल्ड ओवर सब्सिडीज होती है, वो अपनी बिजनेस करना हो तो इंग्लैंड से भेजेगा माल, अच्छा, वो आपका माल भेजना हो तो फ्रांस से भेजेगा, ओके, बेल्जियम से भेजेगा, नेदरलैंड से भेजेगा, यूएस से भेजेगा, ओके, सिंगापुर से भेजेगा। तो TRC उस कंट्री की मिल जाएगी, हाँ, No उसकी fee सब्सिडी होगी तो certificate ले मिलेगी, लेंगे। सब्सिडी का प्रेजेंस उधर होगा तो TRC तो उसको मिलेगी। बराबर है, और उसने माल जर्मनी से खरीद के अपने को भेजा तो वो तो हमारे को तो पेमेंट जर्मनी नहीं सिंगापुर करना है, हाँ, तो सिंगापुर ट्रीटी में वो देखिए प्रोविजन क्या है? बेनिफिशियल है, ओके, मोर बेनिफिशियल। ये ट्रीटी का सब्जेक्ट अपन डिस्कस थोड़ा एक बाद में रेलेवेंट सर, पोर्शन ही हाँ, कर रहे हैं, बाकी तो डिटेल करना हो तो ये बहुत टॉपिक बड़ा हो बाय सकता इटसेल्फ है। तो Right. देयरफॉर एडवांटेज लेना या नहीं लेना ये अपना काम है। ओके, अभी आपने एडवांटेज नहीं लिया और पेमेंट कर दिया ओके, पूरा और टैक्स काट के भर दिया गवर्नमेंट हाँ, को, तो क्या प्रॉब्लम आएगा कि आपका कॉम्पिटिटर सेम बिजनेस कर रहा है हाँ, और उसने इसका एडवांटेज लिया और टैक्स नहीं काटा, करेक्ट, तो आपकी कॉस्ट बढ़ गई, उसकी कॉस्ट घट गई, तो आपका कॉम्पिटिटिवनेस कम हो गया। एग्जाम्पल मैं बताता हूँ आपको, ये टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज सॉफ्टवेयर इंपोर्ट करती थी। राइट, सॉफ्टवेयर का धंधा है, सॉफ्टवेयर धंधे करने के लिए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन करने के लिए इंपोर्ट भी करना पड़ता है। राइट, या फॉर एग्जांपल हम ऑफिस का सॉफ्टवेयर वापरते हैं, ओके, हम भी सॉफ्टवेयर खरीदते हैं, या तो खरीदो या फिर इंपोर्ट करो। इम्पोर्ट, जब सॉफ्टवेयर हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो सॉफ्टवेयर इंपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलती है इसका पेमेंट रॉयल्टी है, ये अच्छा, दिस पेमेंट इज रॉयल्टी एंड यू हैव टू डिडक्ट टैक्स एट सोर्स। ओके, लेकिन ये मामला जब डिस्कशन में आया तो हमने एग्जामिन किया, हमने देखा इंडिया का ट्रीटी कई कंट्री में ऐसा है उसमें वो रॉयल्टी नहीं बनती है, ओके, और यदि आप रॉयल्टी करा के उसको टैक्स लगाओगे तो उस दूसरी कंट्री उसको टैक्स को क्रेडिट नहीं देती है, तो दूसरी कंट्री बोले आप भी टैक्स भरो, हमको क्या लेना देना। अच्छा, तो अभी जैसे ये दूसरी बेंगलोर की सॉफ्टवेयर कंपनीज थी, उन्होंने टैक्स काटा हर चीज़ में, ओके, उन्होंने सफ़र किया। हाँ, अभी वो फॉरेनर तो बोलता है हम टैक्स नहीं भरेंगे, आप ही भरो, आप ही करो, आपका उस समय 20% टैक्स था, आप ग्रॉसअप करके 25 भरो। अच्छा, और यहाँ एक कंपनी बम्बई की है, वो टैक्स भर ही नहीं रही है, हाँ, क्योंकि वो बोलती है टैक्सेबल ही नहीं है, क्योंकि उसने सही इंटरप्रिटेशन किया और सही एडवाइस लिए हमारे जैसे लोगों से, ओके, तो उसमें फायदा हुआ। फायदा हो गया, उन्होंने ट्रीटी का फायदा नहीं लेके तो आप देखिए टैक्स दो कॉस्ट कम हो गया। कंपनीज एक ही जैसा धंधा कर रही है, एक 25% ज्यादा पेमेंट कर रहा है और दूसरा कम कर रहा है, फायदा है, किसको फायदा होता है? समझ गया। सर आपने अभी बताया 25% टैक्स काट दिया और उसने नहीं काटा, मतलब ये समझ नहीं आया सर, हम लोग यहाँ पर जो TDS काटते हैं क्या ये वो चीज़ है, ये क्या है? ये वही चीज़ है। देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये विश्वास रखती है सब टैक्स पेयर चोर है, अच्छा, और देयरफॉर वो भागने के पहले यहाँ से टैक्स काट लो, ओके, TDS कर लो हर चीज़ का। अपने गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन 60% TDS से होता है, ओह, और 40% हम सेल्फ असेसमेंट में भरते हैं। भरते हैं, और विदेशी लोगों के लिए तो पहली बात तो TDS काटना जरूरी, नहीं तो उससे रिकवरी कैसे मिलेगा वो? तो इसको कहते हैं TDS, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। हाँ, ये अंडर इनकम टैक्स एक्ट है, ओके, उसके स्पेसिफिक चैप्टर 17। बराबर, लेकिन इसको ही विदेशी भाषा में हाँ, विथहोल्डिंग टैक्स कहते हैं। ओ माय गॉड, विथहोल्डिंग विथहोल्डिंग टैक्स। When you are making payment to somebody abroad, हाँ, you must withhold the tax if it is required.
इफ इट इज एप्लीकेबल, एंड दैट इज नथिंग कि बट मतलब वो बाहर जाके क्या पता रिटर्न फाइल करे ना करे, उसकी इनकम होगी, टैक्स भरेगा नहीं भरेगा, एटलीस्ट चलो पहले ही आप भर दो। आपको टीडीएस तो करना ही है। टीडीएस को इंग्लिश में बोलेंगे, वो अमेरिकन वाले बोलेंगे सर इट इज विथहोल्डिंग। आपको अंग्रेजी में कोई चीज़ बोलना है तो मुंह में 2 पत्थर रखिए और आप उसको वही स्टाइल से, अंग्रेज के स्टाइल से बात करिए, इट इज विथहोल्डिंग, तो बराबर है, विथहोल्डिंग है ये। आज हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं दुबई में मैं गया, वहाँ पर बिजनेस बना रहा हूँ, तो वहाँ पर भी मैंने कोई कंसल्टेंसी सर्विस ली होगी, तो सर वहाँ पर भी विथहोल्डिंग टैक्स लगेगा? नहीं, यदि आपने बिजनेस दुबई में किया हाँ और आप रेसिडेंट इंडियन ही हो, समझो मैं वहाँ के सब्सिडी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो आऊँगा बाद में, और आप पेमेंट उस बिजनेस के लिए कर रहे हो, करेक्ट, दुबई के बिजनेस के लिए, तो अपने सेक्शन 9 में ही एग्जम्पशन है। अच्छा, आप इनकम अक्रूइंग आउटसाइड इंडिया पे यदि कोई टैक्स पेमेंट सर्विसेज ली है तो उस पर टैक्स काटने की जरूरत नहीं। वाह, ओके, तो विथहोल्डिंग टैक्स उधर नहीं लगेगा? नहीं, इंडिया में नहीं लगेगा। इंडिया में नहीं लगेगा, वहाँ विथहोल्डिंग टैक्स है ही नहीं, पहली बात तो दुबई में भी नहीं है, तो वो दुबई विथहोल्डिंग करती नहीं है, आपको भी करना नहीं है, तो आपका बचाव हो जाता है, सेफ है। लेकिन क्या होता है कि यदि वो मैंने जैसे पहले बताया था, उस कंसल्टेंट की सर्विस में इंडिया में यूज कर रहा हूँ, ओके, फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग इनकम, ओके, देन आई हैव टू विथहोल्ड। समझिए, इफ आई एम यूजिंग द कंसल्टेंट फॉर माई एक्टिविटीज अब्रॉड, ओके, देन देयर इज नो विथहोल्डिंग। हाँ, नहीं सर, हमारे एग्जाम्पल में हम यही देख रहे हैं कि हम अभी बिजनेस बाहर सेटअप कर रहे हैं, तो फॉर ऑल एग्जाम्पल्स आप प्लीज हमको ये बताइए कि हम लोग को जब बाहर जाना है, बाहर मैं कुछ भी सेटअप कर रहा हूँ, तो यहाँ से पेमेंट करोगे तो भी विथहोल्डिंग नहीं है। नहीं है, वेरी गुड। आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट जो उसको सर्टिफिकेट देता है, हाँ, उसको सर्टिफिकेट में लिखना पड़ेगा ये क्यों विथहोल्डिंग क्यों नहीं है, उसको रीजन देना पड़ेगा, तो आप रेमिटेंस दे सकते हो आप। फॉर्म 15B में उसको डिटेल देना पड़ेगा, वो अच्छी तरह से भरवाना, नहीं तो फिर बाद में स्क्रूटिनी का झमेला होगा। राइट। सर ये दुबई के लिए, अगर समझो सिंगापुर में अपन जा रहे हैं तो क्या वहाँ सेटअप करें? अच्छा, किधर भी जाइए, तो मतलब मुझे मेरी कंट्री सिलेक्ट करने के लिए कि कहाँ पर जाना है, हाँ, यहाँ विथहोल्डिंग नहीं होगा। राइट। तो सबसे पहले आपने बता दिया रेजिडेंसी का ध्यान रखो, सेकेंड अभी आपने बताया विथहोल्डिंग टैक्स, सर तीसरा हमने ABCD सुना था, अभी आपने PE बता दिया। सर थोड़ा सा बताइए कि बाहर जा रहा हूँ मैं, बिजनेस बना रहा हूँ, तो मुझे क्या ध्यान रखना है कि मेरा उधर PE ना बन जाए? कि PE के रूल्स है हर ट्रीटी में। आप देखिए 97 ट्रीटी मैंने बोला, हाँ, तो 97 ट्रीटी में एक आर्टिकल 5 डिफाइन करता है PE क्या होता है, ओके, उसकी एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है। राइट। यदि आपने फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस क्रिएट कर दिया अब्रॉड में, PE बन गया। अभी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने तो 3 दिन का प्रेजेंस भी PE मान लिया, जबकि ट्रीटी OECD और UN 2 ट्रीटीज है मॉडल वर्ल्ड के। ओके, वो क्या चीज़ है मैं बताता हूँ आपको। ओके, वो दोनों ट्रीटीज के मॉडल क्या बताया आपने, वापस बोलिए? ये OECD। सर ABCD सुना था हमने, अभी ये OECD क्या है? OECD ये है कि एक वर्ल्ड में एक ऑर्गेनाइजेशन है, हाँ, जो डेवलप्ड कंट्री उसके मेंबर्स है, डेवलप्ड 34 कंट्री मेंबर है। अच्छा, क्लब होगा? हाँ, क्लब है। ओके, तो उसका पूरा फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन, वाह, OECD, नॉट ABCD। सो ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक विश्वास रखती है, यदि हमारे मेंबर सब डेवलप्ड है तो मैं एक को पेमेंट करता हूँ, दूसरे मेंबर को, एक कंट्री का मेंबर दूसरे कंट्री के मेंबर को पेमेंट करता है, दोनों का पेट भरा हुआ है, डेवलप्ड है, तो इसके लिए टैक्स नहीं काटेगा। हाँ, टैक्स नहीं कटेगा, वो रेसिडेंट कंट्री ही टैक्स काटेगी, भरेगी। अच्छा, ओके। जैसे हम दोनों UK के और फ्रांस के मेंबर है, लेट्स अज्यूम आप UK के हो, बड़ी कंट्री है, हम छोटे कंट्री फ्रांस के, समझे, और आपको मुझे पेमेंट करना है। अच्छा, तो फ्रांस या मुझे आपको पेमेंट करना है, तो उसमें वो मैं पेमेंट ऐसे ही कर सकता हूँ, टैक्स काटने की जरूरत वो नहीं। मेरे पास रेजिडेंट कंट्री के प्राय काटने की जरूरत नहीं। और यदि वो मुझे पेमेंट आपने किया तो मेरी कंट्री उस पर टैक्स लगाएगी, ओके, आपके कंट्री को उसका कोई नहीं मिलेगा। ओके, ये हुआ पेट भरे हुए लोगों का प्रिंसिपल। आपका पेट भरा हुआ है और आपको दूसरी बार कोई सर थोड़े 10-12 रसगुल्ले खा लीजिए, आप बोलेंगे बस यार कल लेके आज नहीं खाऊंगा। दूसरा एग्जाम्पल है, पेट खाली है, कौन सी ऐसी देश है? डेवलपिंग। हम तो 47 में विकसित भारत होने वाला है। हाँ, अभी हम भी डेवलपिंग है। अपन डेवलपिंग है अभी? डेवलपिंग। अच्छा, तो डेवलपिंग रहने के कई फायदे हैं, ओके, भले ही हो या नहीं हो बात अलग है, बट फायदे ऐसा है कि भाई इकोनॉमिक बेनिफिट मिलता है, सबकी नज़र आपके ऊपर क़यामत की नज़र देखते हैं अच्छी तरह से। अच्छा, डेवलपिंग कंट्रीज वालों ने भी एक अपना क्लब बना के रखा है, ओके, उसमें डेवलप कंट्री वाले भी मेंबर है। अच्छा, हाँ, 192 कंट्रीज मेंबर है। उस क्लब का नाम है यूनाइटेड नेशंस क्लब, UN इज वेरी पॉपुलर। राइट।
तो अभी झगड़ा तो आपको चलता ही है, हमेशा देखते हो 5 देश है जो वीटो पावर वापर सकते हैं, यूके, फ्रांस, यूएसए, चाइना एंड जर्मनी। ये कई चीज़ों में फ्रांस वीटो कर देते हैं कई चीज़ों को। ओके। हम चाहते हैं कि हमको भी वो वीटो क्लब में डालिए। अच्छा। जर्मनी गलत बोल गया, रशिया है। रशिया, ओके। हाँ, तो लेकिन ये पहले हमने राइट दे दिया था चाइना को गलती से। हम नहीं दिया। अच्छा। हम बोले इनको बनाइए क्योंकि वो ज़्यादा पॉपुलस कंट्री है। ओके। अब वो चाइना ही अपने लिए रोड़ा अटका रहा है। अच्छा, अपन को उसमें अपने बनने नहीं दे रहा है। ओह, एनीवे टाइम आएगा उसका भी। मोदी जी है तो सब कुछ सब मुमकिन है। मोदी जी कर रहे हैं कोशिश। करेक्ट। तो ये टाइम आएगा। हाँ। हम ये जो देश है विकसित देश और विकासशील देश, विकासशील कहेंगे हिंदी में, डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज के केस में हमारा पेट तो भरा हुआ नहीं है। करेक्ट। हमारे को तो पैसे की जरूरत है। करेक्ट। हमारा रेलवे बनाना है, रोड बनाने हैं, स्कूल बनाने हैं, लोगों को पॉवर्टी एलिवेट करनी है, हॉस्पिटल्स हैं, हॉस्पिटल बनाने हैं। तो हम जो भी पेमेंट यहाँ से करेंगे फॉरेनर को, हम चाहते हैं यहाँ से जब पेमेंट होता है तो उस पर टैक्स यहाँ कटना चाहिए। ओके। उसको विथहोल्डिंग टैक्स होना ही चाहिए। दैट इज विथहोल्डिंग टैक्स। ओके। कुछ भी पेमेंट करो। ओके। तो उससे फॉरेनर ट्रस्ट है। ट्रस्ट है तो क्या, उसको कंप्लाई तो इंडिया के लॉ करना ही पड़ेगा। वर्ल्ड का सबसे पॉपुलस कंट्री कौन सा है? अभी तो इंडिया हो गया। इंडिया है। बिजनेस किसको करना है उधर? सबको ही करना है। यदि आपको बिजनेस करना है, कंजम्पशन सारा हाईएस्ट इधर ही है। नहीं तो यहाँ का लॉ कंप्लाई करना पड़ेगा। करेक्ट। यदि लॉ कंप्लाई करना है तो विथहोल्डिंग टैक्स करना है। वो फॉरेनर क्या करता है इसमें, वो भी होशियारी करता है। चालाकी ये है, वो बोलेगा आपने पेमेंट करना है, आप उस पर टैक्स भरना है तो आप खुद ही भरिए, आपका ही खर्चा। हमको तो ग्रॉस अप टैक्स दे दो पैसा। अच्छा। हमको टैक्स का कोई लेना देना नहीं। ग्रॉस अप टैक्स सर, ये ग्रॉस अप टैक्स क्या है? जैसे आपको टैक्स काटना है 20% और आपको उसको पेमेंट करना है 80, 100 रुपये में से 20 काट के 80। तो वो कहता है मुझे वो टैक्स काटना नहीं है, मुझे 100 का 100 चाहिए। अच्छा। तो आपको 100 पे जो 20% टैक्स बनता है, तो चूंकि आप टैक्स भर रहे हो तो टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करना है। ओहो। इसका मतलब है टैक्स के ऊपर टैक्स कैलकुलेट करोगे तो 20 का 25 हो जाता है। समझ गया। सिंपल फॉर्मूला। 80 के इक्विवेलेंट अभी आपको 100 देना है। करेक्ट। तो आपने 20 यदि टैक्स होता था, बराबर है, यदि पेमेंट मुझे 80 देना पड़ता था, तो वो एक्चुअली उसका परसेंटेज कितना है? 20/80 25%। तो बोले आप 100 रुपया भरा है ना, तो आप 25% टैक्स गवर्नमेंट को दे दीजिए। दैट इज इक्विवेलेंट टू योर कंप्लायंस ऑफ 20%। ओके। तो वो जो पेमेंट करता है उसको निगोशिएट करना चाहिए ट्रीटी या उसके एग्रीमेंट में कि टैक्स उसको भरना चाहिए या नहीं। मोस्टली जो कंट्री टेक्नोलॉजी चाहती है एसएससी टैक्स पेयर, वो वीक होता है, इसलिए वो जो टेक्नोलॉजी देने वाला डिक्टेट करता है। ओके। बोला नथिंग डूइंग, मुझे ये पेमेंट पूरा दो, नहीं तो मैं नहीं देता हूँ टेक्नोलॉजी। ऐसे सिचुएशन में मीडिएटर कौन होते हैं? दो कंट्री के लॉयर। अपने लॉयर को भी तगड़ा रखना चाहिए। अच्छा। या अपने कंसल्टेंट को भी जरा फोर्सफुल रखना चाहिए। ओके। उसको कन्विंस करना चाहिए भैया तेरा नुकसान क्या है इसमें। मैं 20% टैक्स भर रहा हूँ, तू ये पैसा लेके जा रहा है तो तेरे कंट्री में भी टैक्स लगता है। तेरी कंट्री का टैक्स रेट क्या है? बोला मेरा 30% है, तो तू ये 100 रुपया लेके जाएगा, 30% उधर टैक्स भरेगा, 20% जो मैं यहाँ काट रहा हूँ तो तेरे को क्रेडिट मिल जाएगा उधर। वाह। तो 10% ही भरना है तेरे को। अच्छा। तो तेरे पॉकेट में से 10 से ज्यादा 30 से ज्यादा जा नहीं रहा है। अच्छा। लेकिन ये मेरा तू टैक्स अलग से भरवा रहा है गवर्नमेंट को, तो ये मेरा नुकसान है, वो मेरे कॉस्ट ऑफ रनिंग बिजनेस इज गोइंग अप। तो ये आपको करना चाहिए। सर अभी आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताई, वो यहाँ से 20 दे के जा रहा है तो उसको 10 का उधर, उसको 20 का क्रेडिट मिल जाएगा, 30 के सामने 10 पे करना पड़ेगा। तो मतलब कहीं ना कहीं जो हमारे बिजनेस वाले हैं वो सोच रहे हैं कि मुझे अगर मैं बाहर जाके सेटअप करता हूँ तो वहाँ पर भी टैक्स देना पड़ेगा, इधर भी टैक्स देना पड़ेगा। क्या कॉन्सेप्ट है? क्या ये कॉन्सेप्ट इंडिया के हर ट्रीटी में, फॉर एग्जांपल हमने 97 ट्रीटीज की है। हाँ। हर ट्रीटी में आर्टिकल 23 है जहाँ आर्टिकल कहता है कि आपने कोई दूसरे कंट्री में टैक्स दिया है तो और उसी इनकम पे यहाँ टैक्स भरना है। अच्छा। तो आपको टैक्स का क्रेडिट मिलेगा। क्रेडिट मिल जाएगा। क्रेडिट मिलेगा। अच्छा। उसमें कई कैलकुलेशन में कई बार ऐसे होता है कि यहाँ आपकी वो इनकम टैक्सेबल ही नहीं है, तो क्रेडिट क्या होगा? क्यों लोगे? आपका एग्जम्प्टेड है इनकम। अच्छा। कैसे लोगे? तो नहीं मिलेगा। वो सब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। आज की तारीख में प्रैक्टिकल कॉम्प्लिकेशन नहीं कर रहे हैं। समझ गया। पहले हम समझदार लोगों को चीजें क्या है, एक एनेबलिंग कर रहे हैं कि भाई बिजनेस कैसे करना है, बाद में देखेंगे उनके प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना। करेक्ट।
सर वो अभी आपने अभी जस्ट पोएम की बात बोली, तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब है रामानुज जी, वो थोड़े क्रिएटिव किस्म के आदमी हैं, तो उन्होंने एक आपके लिए पोएम बना के भेज दी। टीपी टीपी इज़ अ वेरी बिग स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबाउट द वर्ल्ड सो हाई, ऑलवेज स्माइलिंग, ऑलवेज फ्रेश एंड स्माइलिंग एंड बिकॉज लाइक अ स्टार। because सर ये पोएम उनको समझ में आई। अब सर पोएम आपने जो बताई, ये चौथी एक चीज़ इंपॉर्टेंट पोएम है सर, ये क्या चीज़ है जरा वापस आपको ये बताना जैसे पड़ेगा मैंने हमको। कहा कि आप यदि विदेश में धंधा कर रहे हो अपनी सब्सिडरी खोल के, और सब्सिडरी बिजनेस कर रही है विदेश में, हाँ, लेकिन वो कंट्रोल आप इधर बैठे बैठे कर रहे हो। करेक्ट। उस कंपनी का बिजनेस आपने एम्प्लॉयज तो भेज दिए, हाँ, एम्प्लॉयज को कोई अथॉरिटी नहीं है बैंक अकाउंट खोलने की, एम्प्लॉयज को खरीदने बेचने की भी अथॉरिटी नहीं है। आपने वो तो सिंबॉलिक कस्टमर रिलेशनशिप आदमी करके बना के भेज दिए, लेकिन वो कस्टमर माल कहाँ से खरीदेगा वो मैं यहाँ बैठे बैठे ही ऑर्डर दूंगा। ओके, माल किसको बेचेगा मैं ही एम्प्लॉय को डायरेक्शन दूंगा, इसको माल बेच। तो प्रॉफिट तो मेरी हुनर है प्रॉफिट करना बिजनेस में, बराबर, मेरी एम्प्लॉय की हुनर नहीं है। करेक्ट। एक बात मैंने एज अ मारवाड़ी अंडरस्टूड, हाँ, डोंट डिपेंड ऑन पीपल हु विल अर्न फॉर यू एंड गिव यू मनी, यू हैव टू डू योर एफर्ट योरसेल्फ सेल्फ, बिल्कुल, फॉर बहुत अर्निंग द बढ़िया, मनी। बहुत बढ़िया। तो देयरफॉर आप यदि समझते हो मैंने एम्प्लॉय रखे हैं, कॉम्पिटेंट एम्प्लॉय रखे हैं, कोई हरकत नहीं। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर आदमी नहीं कॉम्पिटेंट है, कुछ एम्प्लॉय तन मन से काम करेंगे, हाँ, लेकिन जब वो सक्सेसफुल हो जाता है वो तो सोचेगा मैं ही अपना ही बिजनेस क्यों नहीं करूं, मेरा सेठ तो इंडिया में बैठा हुआ है, कभी आता ही नहीं है, अभी उसके माल किधर से खरीदना किसको बेचना अब मुझे आ गया है, तो मैं पूरा धंधा वही कर करूं तो लूंगा। आपको टैक्स के बदले में पूरी 100% इनकम चली जाएगी। जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बिजनेस सीक्रेट नहीं बताने के लिए मैं control पूरे यहाँ बिजनेस रखता का कंट्रोल और मैनेजमेंट मेरे हाथ में रखता हूँ इधर बराबर में, है। इंडिया में। करेक्ट। इंडिया में मैंने 4-5 आदमी लगा दिए जो परचेसिंग का एक्सपर्ट है, सेलिंग का एक्सपर्ट है, विदेशों का मार्केट सब समझता है, सो विदेशों में एजेंट्स किसके थ्रू माल शिप करना है किसको नहीं करना है वो सब आता है उसको। तो आपने दो चीज़ें बीच में मैंने बोली कि मेरा कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इंडिया में है, राइट। तो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब है प्लेस वेयर आई हैव कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस कैरिड आउट अब्रॉड। ओके, यदि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज इन इंडिया, देन कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड इन इंडिया, Right. देन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज सेड टू बी इन इंडिया। अच्छा, यदि प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इंडिया में है तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कंपनी की रेसिडेंसी इंडिया में है। पहले तो ये रूल नहीं था 17 के पहले, Okay. ये रूल 17 में लेके आए। ओह अच्छा, उसके कारण आपका विदेश का बिजनेस इंडिया का रेसिडेंट हो गया, इंडिया में टैक्सेबल हो गया तो बिजनेस। कहीं ना कहीं फिर जो हम सेटअप करना चाह रहे हैं बाहर, हमको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं पोएम नहीं लग जाए, मेरा फिजिकल कंट्रोल आउटसाइड इंडिया होना चाहिए। यदि हमारा फिजिकल कंट्रोल इंडिया में है तो मैं कहूँगा आप एक्सपेंशन की तब तक मत सोचिए जब तक आपके पास घर का कोई कॉम्पिटेंट सदस्य रेडी है वहाँ जाके रहने के लिए, वाह। वहाँ से कंट्रोल करे। भले ही फिर आपको उसको डायरेक्शन फ़ोन पे देना है तो बात अलग है, बट आज का ज़माने में वो टेलेक्स और ये नहीं है। इंटरनेट पे धंधा मत करिए, फिजिकली जाके काम करिए। मैंने कमाया बाहर, बैंक अकाउंट बाहर, इन्वेस्टमेंट बाहर हो गया, क्या मालूम पड़ेगा कि इधर है कि नहीं है? मतलब इंडिया में कैसे मालूम पड़ेगा कि वहाँ पर ही कमा रहा हूँ, वहीं रख रहा हूँ और इन्वेस्टमेंट भी कर रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल। इसमें एक प्रिजम्पशन आपने करना जरूरी है। हाँ हाँ, मैं रेसिडेंट इंडिया का हूँ, ओके, मैं यदि हाँ, नॉन रेसिडेंट तो मैं सब कुछ कर सकता हूँ। अच्छा, मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ राइट, और मैं ये बाहर धंधा कर रहा हूँ ओके, और मुझे अपॉर्चुनिटी है अच्छी और मुझे इनकम भी है। मैंने सोचा कि चलो ये इनकम आ ही रही है तो इंडिया में लेके जाऊंगा तो वहाँ टैक्स भरना पड़ेगा, 30%, उस पर सरचार्ज लगेगा, एजुकेशन सेस लगेगा, 35 हो जाएगा। उससे अच्छा है कि मैं यहाँ बैंक अकाउंट खोल के पैसा यहीं रखूँ, रख दूँ, किसी को मालूम नहीं पड़ेगा। करेक्ट। विदेश के गवर्नमेंट को तो चिंता ही नहीं है, हाँ, छोटा मोटा इनकम है, शायद दुबई जैसे में तो जगह भी टैक्स भी और नहीं इंडियन गवर्नमेंट को पता ही नहीं चलेगा। हाँ, ये सिस्टम हुआ करता था, ओह, ये वर्ल्ड ऑर्डर था, वर्ल्ड ऐसे ही करता था। हाँ, और इसमें चार्ट अकाउंटेंट का कोई रोल नहीं था, ये बैंकर, इंटरनेशनल बैंकर आते थे अच्छा, और वो बिजनेसमैन को मिलते थे, वेल्दी बिजनेसमैन, हाँ, भैया तुमको ये आइडिया देते हैं, आप ऐसा अकाउंट खोल दीजिए, उसमें पैसा रखिए, वो बैंकर है, हमारे बैंक में हम आपका खाता खोल देंगे। अच्छा, वो लोगों ने बेचारे कर दिए ओपन, अनजाने में खोल दिया, खाता कर दिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ली नहीं। एक ध्यान रखिए, हाँ हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रेगुलेशन अभी तक अबॉलिश नहीं किया टोटली, हाँ, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
पहले फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल एक्ट था, क्रिमिनल लॉ था, अभी उसको सिविल लॉ बना दिया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ओके, इस कारण गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बची हुई भी है, और इस कारण गवर्नमेंट हर चीज पेमेंट यहाँ से जाता है और आता है उसके कंट्रोल करती है, रखती है, बराबर। यदि आप रेसिडेंट इंडियन हो और कंपनी में आपने विदेश में पैसा कमाया है तो 30 दिन के अंदर वो पैसा इंडिया में आना चाहिए। अच्छा, आप नहीं ला रहे हो और फॉरेन में अकाउंट खोल के वहां जमा कर रहे हो तो पहली बात तो फॉरेन का अकाउंट इलीगल है। अच्छा, आपने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन ली नहीं है। ओके, और आज तक अपने चला लिए लोगों ने गाड़ी, हाँ, लेकिन अभी हाँ, वर्ल्ड के सब कंट्री के टैक्स ऑफिसर साथ में आ गए अच्छा, और उन्होंने एक एग्रीमेंट सही कर लिया, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन। अच्छा, और उसमें गवर्नमेंट ने उनको एनकरेज किया। हम्म, बोले पहले तो सिंपल एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट किया, ओके, आप रिक्वेस्ट करोगे तो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी। ओके, हमारे गवर्नमेंट ने उनको रेकमेंड किया, वाई रिक्वेस्ट करो, इट शुड बी ऑटोमेटिक। शेयर्ड, जब भी उसने खाता खोला हाँ, उसकी इंफॉर्मेशन हमारे देश को आना चाहिए। माय वो गॉड, बैंक को देना कंपलसरी है, हाँ, नहीं बैंक देगी तो उस गवर्नमेंट ने उस बैंक को बैन करना है। तो वेरी गुड, अभी ये गवर्नमेंट, ये इंडिया का इनिशिएटिव है, ओके, और वैसे ब्लैक मनी कंट्रोल करने के लिए सही इनिशिएटिव है। वेरी नाइस, ब्लैक मनी इसलिए कह रहा हूं कि यदि विदेश में कमा के इनकम, इंडियन रेसिडेंट होते हुए विदेश में कमा के इनकम विदेश में ही रख रहे हो और इंडिया को नहीं डिस्क्लोज कर रहे हो तो इनकम ब्लैक ही हो गई वो, वाइट नहीं, टैक्स नहीं भरा, ब्लैक ही नहीं, टैक्स नहीं भरा। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहती है कि उस पर वो पैसा इंडिया में आवे। ओके, और ऐसे ब्लैक मनी के अकाउंट यदि आपने खोले और वहाँ यदि वो बैंक अकाउंट से आपने शेयर्स लिए, करेक्ट, प्रॉपर्टी ली, या कोई म्यूचुअल फंड लिया, इंश्योरेंस पॉलिसी ली, ओके, तो वो जो भी इंस्टीट्यूशन से एजेंसी जिन्होंने आपको इंश्योरेंस दिया, बैंक अकाउंट खोला, म्यूचुअल फंड लिया या शेयर्स लिए, ब्रोकर, ओके, सबको वो इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी है। अच्छा, सबको वो इन्फॉर्मेशन रिस्पेक्टिव अपने गवर्नमेंट को देनी है, और वो गवर्नमेंट अपने गवर्नमेंट को देगी। अच्छा, और अपने गवर्नमेंट पे जैसे आएगी वो अपने टैक्स ऑफिसर को देगा। अच्छा, जैसे ही हमारे टैक्स ऑफिसर को ये इन्फॉर्मेशन आ जाएगी तो इमीडिएटली आपको नोटिस इश्यू करेगा, सेक्शन 10 ऑफ ब्लैक मनी एक्ट। और ब्लैक मनी है, मैं ये इनकम आपकी इसमें इस साल में टैक्स क्यों नहीं करूं, भले ही वो इनकम आपने 1992 में बना के रखी थी। इनकम टैक्स ऑफिसर को आज पता चला, वो बोले कि आज की आपकी इनकम है, उस पर आप टैक्स भरिए 120%, 30% टैक्स और 90% पेनल्टी, 120% टैक्स। और ये अकाउंट आपने डिस्क्लोज नहीं किए अपने रिटर्न में, शेड्यूल एफए में डिस्क्लोज करने जरूरी है, तो वो डिस्क्लोज नहीं किए, उसके लिए 5 लाख रुपए पेनल्टी। वो खर्चे हुए हैं उधर वो कमाने के लिए इनकम, उस पर वो तो खर्चे आपने, वो टैक्स तो ग्रॉस पे लगेगा, वाह, तो आप यू विल गो आउट ऑफ पॉकेट। तो इसके लिए यहाँ तो दहशत मची हुई है। अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ एक एमनेस्टी दी थी 2015 में, रिपोर्ट करो ले जाओ। नहीं, कई कंट्रीज ने बहुत बढ़िया एमनेस्टी दी है। अच्छा। और इतना कलेक्शन किया है इसका ब्लैक मनी के ऊपर टैक्स का। इंडोनेशिया इज बेस्ट एग्जांपल। ओके, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एमनेस्टी में नरेंद्र मोदी जी आए थे, सबसे पहला एजेंडा यही सेट किया उन्होंने, जेठमलानी के रिट पिटीशन के कारण हम ब्लैक मनी की लॉ लेके आएंगे, उस पर हम 3 महीने की एमनेस्टी देते हैं। और कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, कुछ नहीं किया, जिसको करना है पे कर दो और जिसको नहीं करना है मत करो। 4200 करोड़ रुपए की एमनेस्टी में डिस्क्लोजर आई, 600-700 करोड़ रुपया हमने, 900 करोड़ रुपया टैक्स कलेक्ट किया। उससे ज़्यादा तो हमने एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा कर दिया, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हुई, फेल हुई है। पर उसके में कोई एक मकसद था गवर्नमेंट का। करेक्ट, आपको देखो वॉलंटरीली डिस्क्लोज करना है, वॉलंटरी कंप्लायंस करना है, नहीं करोगे तो मरोगे। हम क्या करें, आज के तारीख में लोगों को प्रोसिक्यूशन हो रहा है, पेनल्टी लग रही है, करोड़ों में डिमांड खड़ी हो रही है। मैं एक टैक्स असेसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ जिसकी 10,000 करोड़ से ज़्यादा टैक्स लाइबिलिटी है। ओह माय गॉड, इंडिविजुअल फैमिली मेंबर। ओह, तो सोचिए। तो सर ये पनामा पेपर लीक्स के बाद तो बहुत कुछ ही ऐसा, हाँ, तो अभी कितने पेपर लीक हुए हैं? 5 लीक हुए, पनामा पेपर, वो विकी लीक्स, काफ़ी है। विकी वालों ने तो काफ़ी किए। हाँ सर, अभी बिजनेस कर रहे हैं हम तो एक आप सर आपने अभी जस्ट बताया था कि हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ प्राइसिंग क्या बता रहे थे कि क्या प्राइसिंग करना पड़ेगा, कोई रेगुलेशन है जिसको हमको ध्यान रखना पड़ेगा जब आप इंडिया में हो और बाहर बिजनेस कर रहे हो, उसको क्या कहते हैं सर? वो देखिए, यहाँ ये आपने इनडायरेक्टली सही सवाल पूछा है। इसको कहते हैं ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ट्रांसफ़र प्राइसिंग,
जब हम बिजनेस यहाँ कर रहे हैं, हाँ, हमने एक सब्सिडरी खोली है विदेश में, करेक्ट, और यहाँ से माल अपने सब्सिडरी को बेच रहे हैं, हाँ, तो अपने को आर्म्स लेंथ प्राइस पे बेचना होता है। आर्म्स लेंथ प्राइस। सर ये भी दो पत्थर रख के बोलना पड़ेगा। आर्म को लेंथ करिए और यहाँ इतना डिस्टेंस रखिए और वो प्राइस करिए। इसका मतलब क्या है, यदि आप अपने दोस्त यारी दोस्तों के साथ या रिलेटिव के साथ रहते हो, कंधे पे कंधा मिला के चलते हो, सही है, उसके हाथ पे कंधा रखते हो, वो आर्म्स लेंथ नहीं हुआ। लेकिन अभी मेरे को बिजनेस आपके साथ करना है, मेरा कोई रिलेशनशिप नहीं, सिर्फ आप ये शो कर रहे हो, इसके लिए आप मेरे को मिल रहे हो, और तो मेरे को आपको कुछ पेमेंट करना है, बराबर है, तो वो पेमेंट थर्ड पार्टी को पेमेंट है, तो आर्म्स लेंथ ही होगा। मेरा कोई आपके कंधे पे हाथ रख के थोड़ी करना है। मतलब इंडिपेंडेंस जैसा कुछ है। A transaction entered into by two third parties not connected with each other is known as arm's length. Arm's length. And that transaction is known as, and the pricing of that transaction is known as arm's length price. तो मतलब आपको इसी प्राइस पे ही काम करना है। जैसे इसका सिंपल एग्जांपल है, मैं इंडियन कंपनी हूँ, मैं कोई थर्ड पार्टी को माल बेच रहा हूँ, उसका प्राइस है पर यूनिट 1000 रुपीज। मेरी सब्सिडियरी है दुबई में, मैं उसको वही माल बेच रहा हूँ, उसको भी मुझे 1000 रुपीज लगना चाहिए। अच्छा, अभी वो मैं उसमें 1000 में थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे सकता हूँ। बराबर है। फॉर एग्जांपल मैं थर्ड पार्टी को माल बेचने के लिए मेरे को कमीशन कमीशन देना पड़ता है, उसमें से डूबत हो सकती है, उसका कुछ मेरा गुड्स भी वेयर हाउस करना पड़ता है। करेक्ट। लेकिन ये सब मेरे सब्सिडी के साथ नहीं होगा, डूबेगा नहीं पैसा, एडवर्टाइजमेंट करने की जरूरत नहीं, तो उसको थोड़ा मार्जिन देना पड़ेगा, बराबर, तभी वो धंधा कर पाएगा। करेक्ट। तो इसके लिए मुझे थोड़ा डिस्काउंट तो अलाउड है। दैट मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज अलाउड है, एंड देयरफॉर दैट विल बी नोन एज आर्म्स लेंथ प्राइस। अच्छा, आपको बिजनेस आर्म्स लेंथ प्राइस हर प्रकार के ट्रांजैक्शन पे लागू होता है। ओके, सेल, परचेस, सर्विसेज, लीज, इंटरेस्ट, गारंटी, सब कुछ पे ट्रांसफर प्राइसिंग आर्म्स लेंथ होना चाहिए। ओह, तो कोई भी इनकम का सोर्स है उस पर आर्म्स लेंथ, इनकम और एक्सपेंस भी आर्म्स लेंथ पे लगना ही चाहिए। सर एक चीज़ हमने देखी कि जैसे बॉलीवुड मूवीज़ में हमने देखा है कि हम बाहर हैं और कुछ गड़बड़ हो जाती है कुछ हमसे, तो हम फटाक से भाग जाते हैं एम्बेसी में और वो बचा लेती है हमको, मतलब कि इंडियन सिटीजन है तो हमको कोई ना कोई हेल्प मिल सकती है। सर यहाँ पर जैसे इंडिया में हमने देखा है टैक्स मतलब हमेशा कुछ ना कुछ डिस्प्यूट होता ही है, मतलब कुछ ना कुछ लिटिगेशन होता ही वो होता है। समझो आज हमारे एपिसोड देखने के बाद आपने जो हमको समझाया, इतना सिखाया, और हमारे यहाँ से बिजनेसेस अब बाहर जाने लगे। मोदी जी का सपना सच हो जाएगा कि पूरी मतलब कह रहे हैं ना कि इंडियंस हर जगह जा जाके अब बिजनेस करेंगे, ग्रो करेंगे। आज जैसे बाहर की कंट्रीज हैं वैसे हम लोग भी शायद ग्रो करेंगे। सर यहाँ पर अगर टैक्स डिस्प्यूट हो जाए, स्पेशली ऐसी कंट्रीज़ में जो कि एकदम खूंखार है, जो आपने कहा कि 192 कंट्रीज़ है उसमें से 97 के साथ है, बाकी जो बच गई वो, और भी कहीं जहाँ पर कुछ डिस्प्यूट चल रहा हो, जैसे कि आपने देखा है अयोध्या में रामलला आए थे तो एक आइलैंड को डुबोना था, तो इस बार मालदीव्स का नंबर आ गया, एक फ़ोटोग्राफ क्या शूट हुई और ये सब हो गया। कहीं ना कहीं सर ऐसी जगह पे अगर कुछ टैक्स डिस्प्यूट हो जाता है तो सर उसमें क्या करना चाहिए बिजनेसमैन को? आप छोटी मोटी कंट्री क्यों, ये डिस्प्यूट खड़ा करने वाले बड़ी कंट्री है ये। अच्छा, हाँ, जिनका पेट भरा हुआ है, जिनका पेट भरा हुआ है, हाँ, वो भी ओहो। और उसका डिस्प्यूट करने में हम लोग माहिर है, हमारे इंडिया में भी होता है। अच्छा, और हम लोग सबसे ज़्यादा लिटिगेंट है, अपना रेवेन्यू ऑफिसर। अब जैसे मैं एग्जांपल आपको एक सिंपल फॉरेनर की बात करता हूँ, और वही रिवर्स में भी लागू होता है। अभी एक जर्मन कंपनी यहाँ बिजनेस करने आई, सर्विसेज दी गुजरात गवर्नमेंट के कंपनियों को, और उन्होंने पेमेंट लिया यहाँ से सर्विसेज के लिए, और गवर्नमेंट कंपनियों ने बोला ये पेमेंट हम आपको कर रहे हैं, वो रॉयल्टी है या टैक्स, इस पे टैक्स कटना चाहिए। बराबर, जो आपने DTAA में बताया था कि वो रॉयल्टी है, FTS है, वो बाद में करेंगे, फीस फॉर टेक्निकल सर्विसेज है, तो इस पे टैक्स कटना चाहिए। बराबर, और वो टैक्स उन्होंने काट लिया। ओके, 20%। वो मरता क्या नहीं करता, जर्मन कंपनी बड़ी थी, बोले ले लिया, लेकिन बोला ये गलत है, ये आप जो टैक्स काट रहे हो गलत है, और इसको नहीं कटना चाहिए हमारे हिसाब से। ये जर्मन बोलता है? जर्मन बोला कि देखिए हमारी ट्रीटी है आपके साथ, ट्रीटी हमने 1958 में सही की है आपके साथ। उस समय आप डेवलपिंग कंट्री थे, हम पूरे डेवलप कंट्री थे, करेक्ट, और आपको टेक्नोलॉजी की जरूरत थी और हम वो प्रोवाइड कर सकते थे। राइट, तो आपने कहा कि यदि ये बात करेक्ट है आपकी, और ये बात ध्यान में रखते हुए आपने ट्रीटी सही की हमारे साथ, और कहा कि ऐसे पेमेंट जाएंगे आपको तो हम टैक्स नहीं काटेंगे। ओके, ये होते हुए भी आप टैक्स काट रहे हो, ये तो गलत है।
हाँ। वो बोला गलत विलत कुछ नहीं, आप अपील करते रहो। अच्छा। इंडियन टैक्स पेयर उसकी अपीलें कर रहा है, फाइल कर रहा है, तारीख पे तारीख। कितनी अपीलें खड़ी होगी। आपको 78 का पेमेंट 1986 में इकट्ठा होके 40 करोड़ टैक्स लाइबिलिटी खड़ी होके उन्होंने रिकवर कर ली। 76 की 40 करोड़ आज की तारीख में उसका कैलकुलेशन कर लीजिए, मोर देन 50 ईयर्स, हाउ मच विल बी द कितना वैल्यू। बड़ा अमाउंट हो गया। जब वो डिस्प्यूट खड़ा हो गया तो पहली बात तो उस पर स्टे लेके आओ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टे देने में कोई कंजूसाई है, लाइब्रेरी डिक्शनरी में नहीं है। कंजूसाई रखती है। और फॉरेनर के बारे में तो पर्टिकुलरली कैसे स्टे दे दें, भाग गया तो पैसे कहाँ से लाएंगे। स्टे दिया नहीं। और उस समय कोई बॉम्बे हाईकोर्ट के डिसीजन भी आए थे सीमेंस के केस में कि भाई गवर्नमेंट गारंटी के बेसिस पे रन नहीं कर सकती है तो स्टे कैसे देना चाहिए, क्यों देवे, टैक्स भरो, कुछ आदत तो टैक्स भरो। तो फिर ये केस हमारे पास क्लाइंट लेके आया, जर्मन क्लाइंट। तो हमने देखा कि ये तो साला सरासर अन्याय है। अब टैक्स तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन और टैक्स नहीं लगना चाहिए तो स्टे तो दे देना चाहिए। तो स्टे भी नहीं दिया। बड़े बड़े धुरंधर लॉयर्स इसमें लगे हुए थे, वो बोले स्टे नहीं मिल सकता है। क्योंकि मैं टैक्स प्लानिंग का स्टूडेंट रहा हूँ फाइनल्स ऑफ सीए में। तब मैंने पढ़ते पढ़ते सोचा था कि ये डिस्प्यूट यदि हम ट्रीटी के अंडर में सॉल्व करें, डोमेस्टिक में इनकम टैक्स एक्ट में तो अपने को पता है सीआईटी अपील, ट्राइब्यूनल, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और उस जमाने में 85-86 में कम से कम 30 से 40 साल लगते थे सुप्रीम कोर्ट का डिस्प्यूट खलास करने के लिए तक। तो उस समय हमने एक नया ट्रिक निकाला, किसी से सलाह नहीं ली। मैंने किताब पढ़ते पढ़ते, ट्रीटी देखते देखते मैं बोला सर आपके ट्रीटी में एक आर्टिकल है, मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस समय। आज के तारीख में पूछो तो मैं एक्सटेम्पर बता सकता हूँ। मैंने बोला ये लेट अस रीड दिस ट्रीटी टुगेदर, एंड उसको एक बुक दी ITR और एक मैंने लिया। लुक, आपके जर्मन इंडिया के टैक्स ट्रीटी में आर्टिकल 16 है जो कहता है म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर, MAP। और आज का आर्टिकल नंबर उसका 26 है नए ट्रीटीज में। उस समय 16 था, जर्मन ट्रीटी और छोटा। तो वो ट्रीटी में मैंने बोला देखिए आप पढ़िए, यदि एक टैक्स पेयर, एक कंट्री का टैक्स पेयर दूसरे कंट्री में जाके बिजनेस कर रहा है और वहां भी डिस्प्यूट खड़ा होता है, तो वो अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कहेगा कि ये डिस्प्यूट रिजॉल्व करवाओ, हमको हेल्प करिए आप। और उसका फर्ज बनता है अंडर द ट्रीटी टू हेल्प द टैक्स पेयर। जो एक्चुअली जो आप बोल रहे थे कि आपको डेवलपिंग थे, हम आपको हेल्प कर रहे थे टेक्नोलॉजी में, तो ये कहीं ना कहीं ये इमोशन एसेंस इसमें आता है। वो इमोशन हमने यूज किया। अच्छा। तो वो हमने एक्चुअली स्पीकिंग उस समय तो ट्रीटी में ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है। जब हमने ये डिस्प्यूट खड़ा किया और डिस्प्यूट खड़ा करने के लिए म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर अडॉप्ट करवाने के लिए आपको उस कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को मिलना पड़ता है उस कंट्री के, और उसमें पिटिशन करो और उसको बोलो हमको हेल्प करिए। वो बोला हम नहीं हेल्प करेंगे तो आपको कौन करेगा। इतना कोऑपरेटिव एटीट्यूड हमने देखा। तो हमने उनको पूछा सर आपका ये रीजन क्या है, ये ऐसी ट्रीटी आपने सही की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये ट्रीटी इस तरह से बनी है। तो सब्सटेंस ये है। तब हमने उसको बोला सर आप एक रेफरेंस इंडिया को करिए और उसमें लिख दीजिए स्टे भी ग्रांट करिए। वेरी गुड। उन्होंने इमीडिएटली टेलेक्स, उस जमाने में तो टेलेक्स होता था, और ये कम्युनिकेशन एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री करती है, फिनांस नहीं। और वहाँ की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को कहा ये हमारे कंट्री का टैक्स पेयर है, आपके यहाँ बिजनेस कर रहा है, यहाँ टैक्स डिस्प्यूट खड़ा हुआ है, इतने करोड़ का टैक्स लाइबिलिटी है, टैक्स ऑफिसर उसको स्टे नहीं दे रहा है, तो इसको स्टे दिलाइए और ये डिस्प्यूट MAP में रिजॉल्व करवाइए, आप अपने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को कहिए। इमीडिएटली उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर को भेजा। फाइनेंस मिनिस्टर ने फाइनेंस सेक्रेटरी, चेयरमैन सेंट्रल बोर्ड, जिस चेयरमैन ने उस स्टे को रिजेक्ट किया था उसको वापस स्टे देना पड़ा। और स्टे देने के बाद उसने बोला जब तक ये म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर डिस्प्यूट रिजॉल्व नहीं हुए तब तक स्टे रहेगा। वेरी गुड। और हम तो रिलीफ मिल जाती है। तो हम जीत गए। 5 साल लगे हमको जीतने के लिए। वो पहला क्योंकि 5 साल इसलिए लगे क्योंकि वो पहला डिस्प्यूट इंडिया के सामने खड़ा हुआ था। हमारे रेवेन्यू ऑफिसर को किसी को पता नहीं था ये डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व किया जाए। वो हमने गाइड किया, हम सीखे भी और हमने उनको गाइड भी किया। तो उससे हम टैक्स ट्रीटी में हमारी गाड़ी चल गई। तो सेम अगर यहाँ से हम बाहर जा रहे हैं वैसे ही विपरीत, जैसे हमने दूसरा एग्जांपल देता हूँ। हमारे एक बेंगलोर की कंपनी का डिस्प्यूट जापान में हुआ। सॉफ्टवेयर बिजनेस का डिस्प्यूट नॉर्मल है। तो जब जापान में डिस्प्यूट हुआ तो हमने वो जापानीज अथॉरिटी को यहाँ से इंडियन अथॉरिटी को बोला ये डिस्प्यूट खड़ा करो। अच्छा। और उन्होंने खड़ा किया और जापानीज अथॉरिटी को हमने वहाँ का कंसल्ट लेके भी मीटिंग की और उनको समझाया ये तो टैक्स होना नहीं चाहिए।
वो बोलता है होना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपकी कंट्री भी हमारे पेमेंट को टैक्स काट रही है, ये रिस्पेक्टिव म्यूचुअल एग्रीमेंट है, म्यूचुअल डिस्प्यूट है। अच्छा, तो वो बंद करेगी तो हम भी बंद कर देंगे। तो हमने कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को बोला देखिए मैटर से रिजॉल्व करवाइए आपस में, और अल्टीमेटली मैटर रिजॉल्व हुआ। मतलब ये तो और एकदम, जैसे मैं मेरे को लगता है इसमें तो बॉलीवुड मूवी बननी चाहिए। नहीं, जैसे कि एकदम इवैक्यूएशन, एकदम आप एविक करके ला रहे हो। जैसे जापान का एग्जांपल दिया मैंने, हमने चाइना के साथ किया, न्यूजीलैंड के साथ किया, कि मलेशिया के साथ किया। मलेशिया के साथ, हाँ, काफ़ी। तो सर ये जो कंट्रीज है साउथ अफ्रीकन, जो काफ़ी ये नोन है कि दे हैव अ ह्यूज टैक्स लिटिगेशन, और कहीं ना कहीं डिस्प्यूट बहुत रहता है। अभी आप देखेंगे इंडियन बहुत सारे बिजनेसेस ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका में भी कर रहे हैं, तो क्या ये उनके ब्राज़ील एक ऐसा देश है इंडिया से भी ज़्यादा लिटिगेंट है। सो दो आपस में लिटिगेंट कंट्रीज मिली है, तो दोनों को साथ में बैठ के रिजॉल्व करना पड़ेगा। ओके। अभी लिटिगेशन यूएस में भी है, लेकिन यहाँ पे भी है। हमारे लिटिगेशन का साइज एंड शेप अलग अलग है, ओके, और स्टाइल भी अलग है। ओके। वो रिजॉल्व अभी पहले इंडिया ने डिस्प्यूट खड़ा किया था, यूएस ने खड़ा किया था, ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं करेंगे, डिस्प्यूट पॉलिटिकली रिजोल्यूशन नक्की हुआ, तो उसमें रिजोल्यूशन आ गया। वाह। रिजोल्यूशन ये अल्टीमेटली ये एमएपी इज अ सेटलमेंट प्रोसीजर। अच्छा, ये कोई अच्छा, एक तरह से आर्बिट्राज, ये क्या कहते हैं, आर्बिट्रेशन एंड रिकंसिलिएशन, सेटलमेंट प्रोसीजर, सेटलमेंट है। इसमें कोई लॉ नहीं, लॉ को विपरीत भी किया जाता है। इसमें सब्सटेंस देखा जाता है कि क्यों ये हुआ था, क्या एसेंस था, और उसके बेसिस पे शायद कहीं ना कहीं इस पे आता है। वंडरफुल। तो मतलब ये भी एक है कि अगर आप बहुत बड़े हो गए, बहुत बड़ा साइज हो गया। अभी एक आपको समझा, एक और इंटरेस्टिंग बात बता, हमने एक जापानीज कंपनी का डिस्प्यूट इंडिया में खड़ा किया था, उसको हमने एमएपी में लिया, और दोनों अथॉरिटी मान गई। ओके, ये डिस्प्यूट चलो 20% टैक्स भर दो, हम रिजॉल्व कर देते। ओके, हमारे हिसाब से 20% भरना करेक्ट नहीं था। अच्छा, फिर भी हमने तो टैक्स पेयर को बोला 0 टैक्स है। अच्छा, वो अभी दोनों अथॉरिटीज मान गई आपस में। अभी इंडिया में प्रोसीजर ऐसा है कि जब म्यूचुअल एग्रीमेंट आप डिस्प्यूट रिजॉल्व करते हो, तो टैक्स पेयर की सहमति चाहिए। वो आया हमारे पास सहमति के लिए, तो वो मेरे पास आया क्लाइंट, हम बोला, और तब तक लकीली क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आ गया। अच्छा, वो बोलते टैक्स लगना नहीं चाहिए। तो हमने बोला ये सेटलमेंट एक्सेप्टेबल नहीं है। माय गुडनेस। अच्छा, ये एक ही पहला केस हुआ इंडिया में जिसको डिस्प्यूट एक्सेप्ट किया हुआ डिस्प्यूट हमने रिजेक्ट किया। वाह। सो बिकॉज सुप्रीम कोर्ट आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड होना चाहिए, कंसल्टेंट में उतनी हिम्मत होनी चाहिए आपको कि जो यहाँ पर आपको गाइड कर सके। चलता है लाइफ में, क्लाइंट के नसीब अच्छे हो। कंसल्टेंट को लगता है मैं साला झाड़ पे बैठा हूँ कौवा जैसे, और झाड़ गिर गया तो मेरे कारण गिरा, ऐसा नहीं होता है। कंसल्टेंट का कुछ लेना देना नहीं, वो सिर्फ उंगली दिखाता है। करेक्ट। बट पुण्य और पाप वो क्लाइंट का है। तो सर टैक्स डिस्प्यूट भी समझ में आ गया कि यहाँ पर भी अगर कहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हमें हेल्प मिल जाएगी, और इसमें मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स इन्वॉल्व होते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट्स आर नाउ इंश्योरिंग कि हम असिस्ट करेंगे हमारे सिटीजन्स को। वंडरफुल। सर आपने शुरू में बताया था रेजिडेंसी की हमने बात की थी, तब आपने बताया था कि नॉन रेजिडेंट्स का कुछ हम देखेंगे, नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन और ये सब। सर ये क्या चीज़ है नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन? देखिए ऐसा है कि इंडिया के टैक्सेशन के रूल रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट के बेसिस पे बने हुए हैं। बराबर है। नॉन रेजिडेंट को इंडियन इनकम पे टैक्स लगता है, करेक्ट। वर्ल्ड इनकम पे नहीं लगता है। करेक्ट। इंडियन रेजिडेंट को वर्ल्ड इनकम पे यहाँ टैक्स लगता है। करेक्ट। ऐसे ही दूसरे देशों के नियम अलग अलग है। ओके। वो सब अपने को देखने चाहिए, उसके हिसाब से अपने को नक्की करना चाहिए स्ट्रक्चर कैसा बनाना है। ओके। तो नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन इटसेल्फ इज अ सब्जेक्ट, न्यू सब्जेक्ट, ओके, व्हिच हैज नथिंग टू डू विथ योर सेटिंग अप बिजनेस एंड दिस एंड दैट। तो इसको डिटेल डिस्कशन किया जा सकता है इंडिपेंडेंटली। वाह। तो सर नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के लिए हम एक बार अभी पार्क करते हैं, और कहीं ना कहीं इस पर एक और चर्चा करेंगे, जो सिर्फ ये समझेंगे कि नॉन रेजिडेंट जो है, जो जैसे समझो यहाँ के बिजनेसमैन हैं, उनके जो रिलेटिव्स, जैसे कि आपने बताया पोएम के लिए आपको किसी को भेजना पड़ेगा बाहर, अब वो बाहर तो चला गया, नॉन रेजिडेंट बन गया, पैसा तो है, प्यार देश से ही है, तो उसको इंडिया में कैसे इन्वेस्ट करना, कैसे टैक्स करना, तो ये सब चीज़ें हम समझेंगे कि नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन कैसे। सवाल का सिंपल आंसर, यदि मैं नॉन रेजिडेंट बन गया तो मैं उस कंट्री में टैक्सेबल हूँ, इंडिया में नहीं। बराबर। यदि मैं उसकी इंडिया में इनकम होगी तो उस पर ही टैक्स भरूंगा। करेक्ट। लेकिन यहाँ रूल्स ऐसे है कि वो रेसिडेंसी रूल अभी लास्ट 2 साल पे चेंज किए थे, वो 15 लाख के ऊपर इनकम होगी, और वो सब काफ़ी कॉम्प्लिकेशन ऑफ डेफिनेशन इन्होंने कर दी है। वो सब्जेक्ट समझना एक सब चैलेंज है, जरूरी है। नॉन रेसिडेंट को रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट कैसे बना जाए, और उसको कैसे प्लानिंग में यूज़ किया जाए, और उसमें कैसे हम एडवांटेज ले सकते हैं, राइट। ये सब्जेक्ट अलग बन सकता है। तो सर आपने अभी वर्ड यूज़ किया प्लानिंग,
सर ये स्ट्रक्चर्स आप बोल रहे थे, क्या होता है ये टैक्स स्ट्रक्चर्स, क्या होते हैं? हमने स्टार्ट ही टैक्स स्ट्रक्चर से किया। तो उसमें सर फॉर एग्जांपल मैं प्रोप्राइटरशिप काम कर रहा हूँ, हाँ बाद में मैंने दूसरा किया, मैं सब्सिडियरी कंपनी खोल के कर रहा हूँ। हाँ अब सब्सिडियरी कंपनी एक देश में खोली है, हाँ अब लेकिन उसका और धंधा बढ़ गया दूसरे देशों में और कंट्रीज में मैं और सब्सिडियरी खोल रहा हूँ। लेकिन वो सब्सिडियरी कंट्री खोलते समय मैं वो आपस में दो कंट्री का ट्रीटी क्या है वो देखूंगा। ओके नहीं, इंडिया का ट्रीटी का कोई लेना देना नहीं है। ओके क्योंकि जैसे मैंने यहाँ से दुबई में कंपनी खोली, दुबई से मुझे साउथ अफ्रीका में कंट्री खोलनी है, दुबई से मुझे सिंगापुर में खोलनी है, तो सिंगापुर दुबई में कोई ट्रीटी है क्या देखना चाहिए, Okay. साउथ अफ्रीका और दुबई में कोई ट्रीटी है वो देखना चाहिए। दोनों तरफ इनकम टैक्स नहीं होनी चाहिए और कम से कम टैक्स होनी चाहिए। यदि मिटिगेट हो सकती है नहीं, जो आपने अभी चर्चा की वो उन देशों के लिए करनी पड़ेगी। अच्छा तो टैक्स एक्सपर्ट 3 प्रकार के होते हैं। ओके एक तो डोमेस्टिक टैक्स एक्सपर्ट, करेक्ट एक है डोमेस्टिक इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट जो हमारे टैक्स ट्रीटी समझते हैं, और तीसरा है कि इंटरनेशनल टैक्स एक्सपर्ट Okay. जो हमारी ट्रीटी समझता ही है लेकिन दो दूसरी देशों की countries दो को भी। कंट्री की भी ट्रीटी समझ के एडवाइस दे सकता है। वैसा टाइप का अल्टीमेट एम ऑफ प्रोफेशनल होना चाहिए, हाँ। ताकि आपके क्लाइंट के सब प्रॉब्लम यहाँ बैठे बैठे आप सॉल्व कर सकते हो। स्ट्रक्चर करा लो ताकि स्ट्रक्चर आपका करते cost आप क्रिएट करके प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो और मैक्सिमम जो कॉस्ट है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो, सो दैट उतना इफेक्टिवली आप लिवरेज ले पाओगे ज्योग्राफिकल इम्पैक्ट। करेक्ट सर बहुत बढ़िया सर, बहुत ज़बरदस्त। आई थिंक जितना भी आपने बताया है, मुझे लगता है कि आज एक कोई भी बिजनेसमैन या जैसे कहते हैं कि एक नया स्टार्टअप आ रहा है, सर स्टार्टअप के लिए भी आपसे समझना चाहेंगे कोई ऐसी 2 या 3 ऐसी एडवाइस जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो वो सेटअप हो रहा है, कहीं ना कहीं फंड भी रेस करेगा और उसके पास कहीं ना कहीं मुझे मालूम है जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स है जो यहाँ से बचाने के लिए सिंगापुर या यहाँ वहाँ पर हेड ऑफिस बना देते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। सर उनके लिए क्या ऐसी एडवाइस रहेगी? सर स्टार्टअप के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है पैसा रेज करना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विदेशों से मैक्सिमम पैसा एट ए मैक्सिमम प्रीमियम कैसे लिया जाए, करेक्ट, और वो प्रीमियम यहाँ कैसे टैक्स नहीं होना चाहिए, करेक्ट, उसके लिए नेसेसरी रजिस्ट्रेशन वो करवा लेना चाहिए। राइट, उसके बाद में जो प्रीमियम आएगा, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, एंजल इन्वेस्टर का राउंड, करेक्ट, फोर्थ राउंड, लास्ट में अल्टीमेटली पब्लिक इशू या कंपनी बिक भी सकती है। करेक्ट, तो वो सब प्लानिंग बराबर सोच समझ के करना चाहिए और इसी में पैसा है, rather than just getting the money and doing business doesn't give you pay। कि स्टार्टअप को ये सब चीज़ें स्पेशली देखनी पड़ेगी और इनको प्रॉपर एडवाइस लेके काम करना चाहिए, अदरवाइज उनका फोकस चेंज हो सकता है। तो स्ट्रक्चर इज व्हाट समथिंग दे हैव टू फोकस ऑन। उनको जैसे ही एक बार पैसा आ गया उसके बाद में विदेशों में काम करना हो तो स्ट्रक्चर कैसे करना चाहिए वो सोच समझ के करना चाहिए। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट सर, गजब। आपने इतने से कम टाइम में आपने पूरा इतना कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट इतना अच्छी तरीके से आपने एक्सप्लेन किया है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है सब लोग एम्पावर होंगे और कहीं ना कहीं उनको एक बढ़िया विजन मिलेगा कि क्या हमको जाना है, कैसे नहीं जाना है, किस तरफ हमको, किस कंट्री में जाना है, किससे सलाह लेनी है और कैसे हम इस पे काम कर सकते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू फॉर योर विक्ट्री टॉक शो एंड आई एम इंडीड वेरी प्लीज टू गिव एन इंटरव्यू। थैंक यू वेरी मच सर। आई थिंक वी होप जो भी क्वेश्चंस आएंगे आपके आज के वक्तव्य सुनने के बाद, जितने भी हमको क्वेश्चन आएंगे, आप हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारे श्रोताओं के लिए अवेलेबल हो और कुछ ना कुछ इनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज रहेंगे कहीं ना कहीं हम आपको रीच आउट करेंगे और आपकी मदद लेते रहेंगे। धन्यवाद।